किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निशा दीदी नमस्कार, अमरपाल सिंह जी नमस्कार, मेघा जी नमस्कार। मैं आपसे कन्फर्म करना चाहूँगा, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? कृपया मैसेज करें। नीलम जी, शिवम जी नमस्कार। कृपया मुझे बताएं, क्या मेरी ऑडियो या वीडियो क्लियर है? नमस्कार जी, ठीक है। आज हम जो नमस्कार दीदी, पीछे जो हम लेसन में हम शुरुआत हमने लाल किताब के गणित के सिद्धांत से की थी, जिसमें हमने ग्रहों के सिद्धांत क्या हैं उस पर हमने बात किया था। मैंने इसीलिए आज एक माइक का इस्तेमाल किया है ताकि आवाज़ मेरी क्लियर हो। उसके बाद हम राशिफल, भावफल, ग्रहों के जो दृष्टियां होती हैं उसके ऊपर बात की हमने, उल्टे धोखे की बात की हमने, अचानक चोट की बात की हमने, जो टक्कर की हालात होते हैं उस पर बात की हमने। ये सभी पॉइंट के बाद आज हम जो है खाना नंबर 1 से लेकर और आज ही कोशिश करेंगे कि 12 तक हम इसे एक प्रैक्टिकल वे में इसे हम पूरा करें। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, जिन जिन मेंबरों को किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन हो वो मेरे व्हाट्सएप पर कॉलिंग करके या बाई फ़ोन कॉलिंग करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम 2 रुपये का घड़ा भी लेते हैं ना, उसे भी हम ठोक बजा कर देखते हैं कहीं से लीक तो नहीं करता है, तो उसे भी हम ख़रीदने के समय 2 बार ठोक कर देखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सीख रहे हैं, ये ज्योतिष गैबी विद्या है, पराविज्ञान है, तो इसमें अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप जो है फ़ोन मिला सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। दिन में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपकी जो भी कन्फ्यूजन है हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें दूर करने की। हम इसलिए यहाँ पर भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी लर्निंग के प्रोसेस में हैं और इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हम क्लासेस ही ले रहे हैं। अगर किसी की अपनी कोई पर्सनल कन्फ्यूजन हो तो वह बाई फ़ोन भी मेरे से दूर कर सकता है। तो अभी तक तकरीबन 7-8 मेंबर जुड़ चुके हैं, तो आइए हम इसकी जो है शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनकी क्या खासियतें हैं और इनका जो है एक सिंपल वे है कि किसी भी घर के हालात को देखना, जानना हम कैसे जान सकते हैं, सिर्फ सिंपल वे में। इस सिस्टम, इस नियम को भी आपने नोट डाउन करना है। ये आपके, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो इसे आप अभी से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में किसी भी कुंडली को देखते हैं तो ये जो हाउसेस हैं, ये हाउस जो हैं बहुत ही जो नियम है, भाव के नियम है, ये बहुत ही अच्छा रोल पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशियों को तो पंडित जी ने पहले ही छोड़ दिया है। तो लाल किताब ज्योतिष में सिर्फ भाव और ग्रह होते हैं, हाउस एंड प्लैनेट, ना राशि है ना नक्षत्र है, और यहाँ पर कोई डिग्री भी नहीं होती। बहुत से लोग डिग्रियों की बात करते हैं। लाल किताब के जो हाउस हैं ये एक तरह के बुर्ज हैं, पहाड़ियों के जैसे हैं, या एक तरह के घरों की जो 12 घर होते हैं, 12 घरों की एक 12 जैसे कमरे बने होते हैं उस तरह से कमरे हैं। अगर 0 डिग्री में या 1-2 डिग्री में भी प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो वो अपने ही हाउस में माना जाएगा, वो अपने हाउस का ही फल देगा। यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन और दूर करना चाहूँगा।
जो भाव और राशियों में कुछ भाव जो हैं वो दीर्घ माने गए हैं, कुछ जो हैं वो लघु माने गए हैं। जब भी लघु राशियों में ग्रह जो है वो 0 डिग्री में बैठा हो तो वहाँ पर संदेह करना उचित है, लेकिन जब वो दीर्घ राशियों में ग्रह बैठा होता है ऐसे में वहाँ पर संदेह करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही बता दूं कि जो लाल किताब के हाउस हैं यह एक प्रकार की कोठरियों के जैसे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी घर प्लैनेट उसी घर में है तो वो उसी घर में माना जाएगा। बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कि आप करंट का जो एक तार होता है जिससे बिजली सप्लाई होती है, अगर उसमें एक भी तार कनेक्टेड रह गया करंट तो भी वहाँ पर पूरा का पूरा रहेगा, वो पूरा का पूरा ग्रह उस घर का फलादेश देगा। ये देखिए ये वैदिक के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैं इसे बाद में करूंगा बात इस पर, लघु राशि दीर्घ राशि के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी लाल किताब के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा लेसन है वो भाव फल का है, उसे हम जो है आज शुरू करते हैं। तो मैं आपको अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर जाना चाहूँगा। आइए इसे आप सुने भी ध्यान से और जो नियम है इसे आप नोट डाउन भी करें। ये पंडित जी के नियम हैं। मेरी दरअसल 5 किताबें हैं, 1939 है, 40 है, उसके बाद 41 है, 42 है और 52 है। ये 5 वॉल्यूम है। इन 5 वॉल्यूम के आधार पर जो है हम देखिए हमने इसे लगन से देखना, हमने इसे भाव चलित को यूज नहीं करना है। आजकल लोग भाव चलित के हिसाब से कहते हैं हम कुंडली दुरुस्त करके बनाएंगे। जब भी भाव चलित में जाते हैं, देखिए कोई भी हाउस जो है वो इक्वल नहीं है, सभी हाउस इक्वल नहीं है। और भाव चलित में ये प्रॉब्लम रह जाती है कि हम उसे प्लैनेट को इधर का उधर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाल किताब जो है ये फिर उपाय काम नहीं करते या उस हाउस के रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमने लग्न हाउस ही रखना है। और जो हाउस की जो डिवीज़न है, जो हमारा एक पुरातन जो वैदिक संस्कृति काल से ही तकरीबन ईसा पूर्व 220 ईसा पूर्व पहले से हमारे पास एक जो ऋषि मुनियों ने हमें जो हाउस का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है हमारे पास। जो सबसे ओल्ड मेथड है वो श्रीपति हाउस है। तो उस हाउस को हमने यूज़ करना है और हमने जो एनांस यूज़ करना है वो हमने लाहरी एनांस यूज़ करना है, जो पंडित जी के समय यूज होता था। पंडित जी के समय भी श्रीपति हाउस ही यूज में किया जाता था। ये पुरातन हमारी पहले से हमारी परंपरा चलती आ रही है, तो हमने श्रीपति हाउस को ही यूज़ करना है इसके लिए। तो चलिए आगे हम अपने आप को स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। हम शुरू करेंगे खाना नंबर 1 से। खाना नंबर 1 में पंडित जी यहाँ पर बयान करते हैं, यहाँ पर कि गुरु शनि और मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर पहले के उस टेवे में होते हों। मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ। गुरु शनि और मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर पहले के उस टेवे में होते हों। अब हम चलते हैं कि पहला घर हमारा क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है। पहले घर से जातक की हैसियत देखी जाती है। पहला घर जो है लगन का है, राजा का है, बादशाह का है, यानी कि उस इंसान की बादशाहत कैसी होगी, उसका जो है हैसियत कैसी होगी, ये पहले घर से देखी जाती है। उसके बाद पहले घर से मकान की 4 दीवारी देखी जाती है। जो घर का मकान है, मकान की जो 4 दीवारी है ये शनि की है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही होगी कि पहले घर में शनि को क्यों लिया गया। शनि का यहाँ पर रोल ये है कि हमारे जो मकान की 4 दीवारी है वो हमारी शनि की है। हमारी जो ऊर्जा है, जो इर्द गिर्द हमारी ऊर्जा, जो हमारा एक हैसियत है, यह भी शनि का होगा। उसके बाद ज़मीन के बारे में भी यहाँ से जो है हमें पता चलता है कि आदमी का मकान किस तरह का होगा, आदमी का रुतबा कैसा होगा। और वो इंसान जो इस जन्म में, खाना नंबर 1 जो है हमारे इस जन्म के बारे में भी बताता है कि जो हम अपनी हिम्मत से, ताकत से जो चीज़ें हम बनाएंगे वो हमारा कैसा होगा अपनी मेहनत से। यहाँ से खाना नंबर 1 से स्कूटर, गाड़ी, घोड़ा, इन बातों को भी दर्शाता है।
और यहाँ से धन की स्थिति भी देखी जाती है। वो ऐसा धन जो आदमी अपनी हिम्मत से कोशिश करके कमाता है। यानी कि खाना नंबर 1 जो लगन है वो आपका शरीर सेहत के साथ साथ ही हमारा कार्य क्षेत्र, धन दौलत, संसारिक हैसियत, कोई भी इंसान किस ऊंचाई पर जाएगा इसके बारे में भी हमें जो है वो खाना नंबर 1 से पता लगता है। इस घर में जैसे बृहस्पति बैठा हो तो यहाँ पर इसे गद्दी नसीन साधु तक कहा गया है। यानी कि ऐसा साधु जो गद्दी पर नसीन है, जो बादशाह है, तख्त पर बैठा हुआ, जो साधु साधु होकर भी यहाँ पर राजा है। इस घर में इस घर के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं। यहाँ सूर्य उच्च का फल देता है, शनि यहाँ पर नीच का फल देता है। लेकिन फिर भी जो घर के जो चार दीवारी इंसान की यहाँ पर इस तरह से समझते हैं इसे। तख्त पर बैठा हुआ जो साधु है वो बृहस्पति है। मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, हैसियत जो है वो बृहस्पति की है। यहाँ पर शनि की ज़मीन है, क्योंकि हम कहाँ बैठेंगे, हमारा कोई घर तो होगा, कोई हमारा चबूतरा होगा, कोई हमारा तख्त तो होगा, जहाँ पर हम बैठेंगे वो हमारा शनि का। और मंगल यहाँ पर इंसान की खुद है, उसकी खुद की ताकत है, पावर है यहाँ पर। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये खाना नंबर 1 से देखी जाती है। इस घर में हम पहले बताए हैं कि पहले घर का जो मालक है वो मंगल है राशि का, और यहाँ का जो कारक है वो सूर्य है। और इस घर में जो है राहु जो है वो यहाँ पर राशि फल का होता है। पहले भाव का कारक सूर्य होने के कारण सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो उसकी हालत को भी देखकर पहले घर पर लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों प्लेनेट हैं, शनि, गुरु और मंगल, ये जब तीनों के तीनों प्लेनेट इस कुंडली में कहीं भी, आप कोई भी कुंडली आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर आप लेंगे, शनि, गुरु और मंगल ये जहाँ भी जिस स्थिति में भी बैठे होंगे वैसी उस इंसान की हैसियत होगी, वैसा ही वह इंसान इस जन्म में कमाएगा, उसका कार्य क्षेत्र होगा उसकी। यानी कि पूरा का पूरा जो उसका जो हिम्मत, हैसियत, बरकत है, उसके मकान का जो है चार दीवारी जो है वो यहाँ से खाना नंबर 1 से देखी जाती है। इसीलिए यहाँ पर लाल किताब ज्योतिष में जो हमारे नियम लिए गए हैं वो ये हैं कि गुरु, शनि और मंगल, गुरु, शनि और मंगल टेवे जो हैं ये जहाँ भी कुंडली में जैसे भी होंगे वैसा उस इंसान के कार्य क्षेत्र का व्यवहार होगा, कार्य क्षेत्र का फल होगा, उसके लगन की हालत होगी यहाँ पर। तो लगन से हमने जिन चीज़ों के बारे में देखा, सबसे पहली बात है लगन हमारा हिम्मत है। जिस चीज़ को हम अपनी हिम्मत से, कोशिश से इस जन्म में खड़ा करते हैं उस चीज़ का मालक जो है वो लगन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी हैसियत, हमारी ताकत आप सभी की कोई ना कोई कार्य क्षेत्र में है। यहाँ से जो है लगन में अगर कोई खराब प्लैनेट बैठा है या लगन के जो तीनों ये के तीनों ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, जैसे कि हम यहाँ पे से प्रैक्टिकल में ला के देखते हैं। जैसे कि इस घर में आपका गुरु है और यहाँ पर शनि है और यहाँ पर मंगल है। यानी कि इस इंसान का जो लग्न है वो लग्न हमेशा मजबूत होगा। यहाँ पे लग्न में ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। इससे जो जब भी गुरु, शनि, मंगल तीनों कुंडली में अच्छे होते हैं तो इंसान का लग्न जो है वो अच्छा हो जाता है। ये पक्के असूल हैं, पक्के रूल हैं, कहीं भी कुंडली में आंख बंद करके अप्लाई किए जा सकते हैं। ये पहले घर के नियम हैं। अब हम चलते हैं दूसरे घर के नियम के बारे में। मैं आपके किसी के भी को कन्फ्यूजन, क्वेश्चन, आंसर जो होंगे वो मैं जब वीडियो ख़त्म कर लूँगा उसके बाद मैं लूँगा। आज की वीडियो जहाँ तक उम्मीद है शायद हमें 10 बजे तक हमें जो है इस पे करेंगे। आगे चलते हैं हम खाना नंबर 2 की तरफ। खाना नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। खाना नंबर 2 जो है यहाँ पर जो नियम है वो है कि गुरु, शुक्र उस टेवे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों फल वैसे ही घर दूजे के उस टेवे में होते हैं। ये बिल्कुल थंब रूल हैं, ये पक्के रूल हैं। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरा घर जो है ये भी जातक के इज्जत और धन को दर्शाता है, ये ससुराल को भी दर्शाता है। यहाँ पर दूसरे घर के धन का मतलब है जो अच्छे ढंग से कमाया गया हो, नेक ढंग से कमाया गया हो।
ऐसे धन का जो संबंध है वो खाना नंबर 2 से है। रिश्वत आदि से गलत तरीके से जो पैसे कमाए जाते हैं झूठ बोलकर, उसका जो संबंध है वो खाना नंबर 6 से है। मकान या दुकान की चीज़ों के बारे में भी यहाँ से पता लगता है दूसरे घर से, कि मकान और दुकान का जो है वो अंदर के हालात जो हैं वो यहाँ से पता लगता है। दूसरा घर ऐशो आराम ज्ञान है, और दिल के अंदर जो अच्छाई या बुराई है, दिल उसका कैसा होगा, अच्छा या बुरा होगा, उसके बारे में भी यहाँ से पता लगता है। दुनिया की मोह माया और दूसरों से काम निकलवाने का तरीका भी जो है वो खाना नंबर 2 ही हमें बताता है। इसके अलावा प्रेम संबंध का भी जो है वो यहाँ से दिखाता है। अगर यहाँ पर प्लैनेट अच्छे हैं तो यहाँ से प्रेम संबंध जो है ससुराल वालों से, पत्नी से अच्छा रहता है। अगर यहाँ पर कोई एनेमी प्लैनेट बैठ जाए तो यहाँ पर उसका भी रिजल्ट जो है वो बैड हो जाता है, या उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। खाना नंबर 2, जातक अपनी किस्मत से, पहले घर में अपनी मेहनत से था, दूसरे घर में अपनी किस्मत से था। जो दुनिया से धन प्राप्त करेगा उसका भी जो संबंध है, ताल्लुक है, वो खाना नंबर 2 से है। यह घर जो है मिट्टी, खेती, इन सब चीज़ों से संबंध रखता है। आध्यात्मिक तौर पे इस घर को सन्यासी के, साधु के धन का कारक बोला गया। ऐसा धन जो बृहस्पति गुरुदेव की कृपा से मिले, यानी अच्छे ढंग से जो पैसा हमें मिले। दूसरा घर जो है यह जन्म मरण का दरवाज़ा भी कहा जाता है। दूसरा घर जो है ये ससुराल भी है। ससुराल के साथ हमारे हालात कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, यह भी दूसरे घर से पता चलता है। दूसरे घर को मंदिर भी बोला जाता है, धर्म स्थान भी बोला जाता है। धर्म स्थान की हालत जो है वो भी हमें दूसरे घर से ही पता लगते हैं। दूसरे घर में जो है ये हमारा शरीर में, माथे में तिलक लगाने की जगह है। गर्दन के हिस्सा भी इसी घर से देखते हैं। और दूसरा घर जो है ये दिशा में जो है उत्तर और पश्चिम का दिशा है, यानी साउथ, उत्तर पश्चिम है, ये नॉर्थ वेस्ट का है यहाँ पर ये। और दूसरे घर में बृहस्पति का शुभ फल देता है। इसी तरह से यहाँ पर पंडित जी ने 2 ग्रह लिए हैं, बृहस्पति और शुक्र। कुंडली में बृहस्पति और शुक्र जो हैं वो कुंडली में कहीं भी बैठे हों, किसी भी घर में बैठे हों, अगर वो अच्छी हालत में बैठे हैं तो यहाँ पर इसका फल अच्छा मिलेगा। यानी कि इसे हम प्रैक्टिकल वे में हम इसे लेंगे, जैसे कि यहाँ पर बृहस्पति जो है वो आपके 4 में, उसके बाद यहाँ पर 5 में, उसके बाद यहाँ पर 9 में, और इसी तरह से शुक्र जो है वो यहाँ पर 12वें घर में, 12वें घर में शुक्र होगा, जहाँ पर वो उच्च का माना जाएगा। ऐसे घर में या खुद ही यहाँ पर दोनों बैठ जाएं, तो जब भी बृहस्पति कुंडली में उच्च भाव में बैठा होगा, अपने भाव में बैठा होगा, उच्च होगा, और अपने मित्रों के साथ बैठा होगा, या शुक्र जो है वो अपने मित्रों के साथ, चाहे वो 10वें घर में ही क्यों ना बैठा हो, यहाँ पर शुक्र बैठा हो, अपने शनि के घर में है, यहाँ पर भी शुक्र जो है वो अपने घर में है। तो इन घरों में जब शुक्र होगा और बृहस्पति दोनों उच्च होंगे तो दूसरा घर क्या है, ससुराल है, मान सम्मान है, धर्म स्थान है, इज्जत है, और नेक तरीक़ों से कमाया हुआ धन है। तो ये जो दूसरे घर की कंडीशन है ये हमारी देखी जाएगी गुरु और शुक्र से। ये जो है यहाँ पर ये बिल्कुल थंब रूल हैं। गुरु शुक्र उस टेबे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर दूजे के उस टेबे में होते हों। मैं एक बात और छोटा सा बताता चलूँ, ये जो चीज़ें हैं मुझे 5 किताबों से जो है स्टडी करके इसलिए मुझे आपके सामने रखनी पड़ रही है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लाल किताब को सही ढंग से समझ सकें, गहराइयों से समझ सकें। वैसे आजकल क्या है, सॉफ्टवेयर आते हैं 500 के, 2000 के, 7000, 10, 12,000 के सॉफ्टवेयर लो, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालो, 9 के 9 ग्रहों के फलादेश दिए होते हैं, उपाय दिए होते हैं। और आजकल क्लासेस में भी ऐसे ही होता है कि कहीं से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वहाँ से सॉफ्टवेयर से फलादेश उठाओ, उपाय उठाओ और पढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे ये मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है ताकि जिस वे में मैंने इस इल्म को पढ़ा है उसी वे में आप इसको समझ सकें। यानी कि ऐसा सीधा ही आपने जो है शुक्र 7 का उपाय पढ़ा और जो है बताना शुरू कर दिया। अगर कोई आदमी दूसरे घर की प्रॉब्लम लेके आया है
आपने सीधा यहाँ पे देखा कि कोई एनिमी प्लैनेट है, या आपने राहु को पकड़ लिया और आपने उसका उपाय करवा दिया। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे घर के जो कारक हैं ये है हमारे शुक्र हैं और बृहस्पति हैं। इन दोनों की कंडीशन अगर कुंडली में खराब है तो इसका मतलब है कि हमारा खाना नंबर 2 खराब है। खाना नंबर 2 की जो समस्याएं हैं उसमें नेक अच्छे ढंग से पैसा कमाना, 1 नंबर का पैसा कमाई का नहीं आ रहा, ससुराल में इज्जत नहीं हो रही है, धर्म कर्म का अच्छा नहीं है, और यहाँ से मकान दुकान की जो हालत है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए बृहस्पति और शुक्र का जो पंडित जी के जो नियम है कि गुरु शुक्र उस टेबे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर दूजे के उस टेबे में होते हों। तो ये जो हमारा है खाना नंबर 2 का जो हमारा ये थंब रूल होगा, इसे हमने नोट डाउन कर लेना है। हमने ये खाना नंबर 2 का होगा। अब आगे हम चलते हैं। खाना नंबर 2 के बाद हम चलेंगे खाना नंबर 3 पर। तीसरे घर में ये आपके सामने स्क्रीन पर तीसरे घर की खासियत है। खाना नंबर 3 में पंडित जी यहाँ पर बुध, शनि और मंगल टेबे, यहाँ पे बुध को लिया है, शनि को लिया है, क्योंकि तीसरे घर का जो मालिक है, घर जो है ये तीसरे घर का जो ग्रह है ये मंगल है, और तीसरे घर की राशि का मालिक जो है वो यहाँ पर बुध है। मंगल का अधिक अधिकार होने की वजह से यहाँ पर बुध जो है अपना शुभ फल इतना नहीं दे पाता, क्योंकि मंगल जो है वो बुध को कमज़ोर कर देता है। लेकिन बुध अगर 8वें भाव में हो तो वहाँ पे मंगल की मदद दी जाती है। तीसरे घर से जातक की जिम्मेदारी कि वो आदमी कितना जिम्मेवार है, अपने फ़र्ज को कितना निभाने वाला है, फ़र्ज को कितना पहचानने वाला है, और कितना सूरवीर है, शौर्यवान कितना है। बहादुरी का मतलब है कि इंसान किस हद तक दूसरों की मदद करता है, किस हद तक परिवार की जिम्मेवारियों को उठाता है। तीसरे घर का जो संबंध है वो यहाँ पर आपके घर में रखे हुए सामान से भी है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे तो घर में जो सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, बढ़िया सोफ़ा सेट, टीवी, सब चीज़ें घर में, सभी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक जगह सलीके से लगी होंगी अगर ये घर अच्छा हुआ तो। अगर ये घर खराब है तो वहाँ पर क्या होगा कि दाल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो दाल नहीं। यानी कि जहाँ पर बेड होना चाहिए वहाँ पर सोफ़ा है, जहाँ पर सोफ़ा वहाँ पर बेड है। या घर में बड़ा सा घर है, सब कुछ अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी ढंग का कुछ वहाँ पर उठने बैठने का सामान नहीं है। सुख सुविधाओं होने के बावजूद भी सुख सुविधाओं की कमी है या सुख सुविधाएं है ही नहीं। अगर इस घर में अशुभ ग्रह हों, अगर इस घर के जो कारक हैं बुध, शनि, मंगल, ये कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हुए हों तो उसके घर में जो शनि का मकान है उसके अंदर जो है बुध, यानी कि व्यवस्था जो है, वहाँ का जो एक सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार होगा, और उसकी एनर्जी भी वहाँ की बेकार होगी। यानी कि उसके अंदर उत्साह जो है वो चीज़ें यहाँ पर अच्छी नहीं होंगी। ये घर जो है चोरी और बीमारी का भी है। इस घर में जब इसके एनिमी प्लैनेट आते हैं या इस घर में किसी ग्रहों का टकराव हो जाता है, ये घर कुंडली में खराब हो जाए तो उस घर में चोरी भी हो जाती। तीसरा घर जो है वो चोरी का भी कारक है। ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव भी खाना नंबर 3 से ही हमें जो है इसका पता लगता है। और ये जो घर है ये दक्षिण दिशा का कारक है। ये जो घर है ये मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये जो है ये साउथ है। जैसे ये यहाँ पर ईस्ट था और ये यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट था, तो ये जो घर है ये दक्षिण दिशा का कारक है यहाँ पर ये। तो इस घर में जो है ये सब चीज़ें के साथ साथ ही यहाँ पर इस घर में अगर मंगल हो, यहाँ पर अगर ये जो शनि मंगल बुध तीनों कुंडली में अच्छे हों तो इस घर के भी हालात जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। भाइयों की अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो भाइयों की स्थिति अच्छी होगी। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो आपका घर मकान चाचे की स्थिति अच्छी होगी। अगर तीसरा अगर खराब है, यहाँ पर एनिमी प्लैनेट केतु बैठ गया है, तो यहाँ पर ये भाइयों की स्थिति को भी खराब कर देता है। तीसरा घर जो है
ये पैसे का नुकसान भी करवाता है, साले बहनोई के बारे में भी बताता है। यानी कि जो साला है, बहनोई है, ये भी मंगल नेक के हैं। अगर मंगल खराब है कुंडली में तो साले बहनोई के हालात के बारे में भी यहाँ बताता है। अगर यहाँ पर राहु बैठा हो तो साले के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, उनसे लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, लोगों से लेना देने के व्यवहार भी तीसरे घर से देखा जाता है। तीसरा घर जो है ये मौत के पहले समय पर भी यहाँ पर जो है ये अपना जो है दिखाता है। और जो फलदार पौधे होते हैं वो भी इसी घर से हैं। अगर ये घर अच्छा है तो घर में फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर इस घर में या बुध शनि मंगल कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो फलदार पौधे लगाए घर में जो है वो बुरा असर देते हैं। यह घर जो है आँखों की पलक, जो आँखों की पलकें हैं, जो हमारा जिगर है, हमारे शरीर में जो ब्लड का जो मात्रा है, खून की कमी या खून संबंधी दोषों को भी बताता है। और यह घर ये भी बताता है कि हमारी जवानी की उम्र जो है वो कैसी होगी, हमारी जवानी कैसी बीतेगी, हमारी जवानी अच्छी जाएगी बुरी जाएगी, हम जवानी में भटकते रहेंगे या हम अपना कुछ कर भी सकेंगे। तो ये इस यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठे हों या बुध मंगल शनि कुंडली में अच्छे बैठे हों, यहाँ पर बुध को हम अच्छा कैसे लेंगे, यहाँ पर चलिए बुध के हाउसेस भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर बुध जो है वो यहाँ पर छठे घर में है, बुध यहाँ पर पांचवें घर में है। उसके बाद यहाँ पर हम शनि को लेंगे, यहाँ भी हम शनि को लेंगे, यहाँ पर भी हम जो है शनि को ले सकते हैं। ये बाकी घर में जितने होते हैं यहाँ पर हम शनि को ले सकते हैं। उसके बाद जो है इस घर में भी शनि का जो है तकरीबन मिला जुला फल अच्छा ही मिलता है यहाँ पर। उसके बाद जो है हम बुध को लेंगे, हमने मंगल को लिया, मंगल को जो है हम अच्छे घरों में लेंगे। मंगल को हम जो है यहाँ पर सेकंड हाउस में लेंगे, सेकंड हाउस में लेंगे, लगन में भी ले सकते हैं। उसके बाद हम दसम भाव में भी ले सकते हैं, उसके बाद हम पंचम भाव में भी ले सकते हैं। तो इन घरों में जब मंगल बैठे होंगे या इन घरों में शनि मंगल बुध की स्थिति अच्छी होगी कुंडली में, तो तीसरे घर में जो अभी के फलादेश बोले हैं, जो जवानी है उसमें जो है क्या उसका क्या रुतबा, कैसा कमाएगा, उसके भाई बंधु साले बहनोई, उनकी सब की हालत जो है वो तीसरे घर से, आपकी हिम्मत जो है वो भी तीसरे घर से, ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव चोरी बीमारी वो सब इस घर से देखे जाते हैं। तो ये अगर प्लैनेट कुंडली में अच्छे हैं, बुध शनि और मंगल टेवे, इसका सीधा सीधा सा जो है वो पिन पॉइंट फार्मूला वो यही है कि बुध शनि और मंगल टेवे कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर तीजे के उस टेबे में बैठे हों। अगर ये तीनों ग्रह शुभ हैं तो आपकी जो तीसरा घर जो है वो हमेशा ही नेक फल देगा, तीसरे घर की चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर ये बुध शनि मंगल कुंडली में ख़राब हैं तो आपके शौर्य में, बहादुर में, जिम्मेदारी में, फ़र्ज को निभाने में कमी रह सकती है, घर में बीमारियां आ सकती हैं, चोरियां आ सकती हैं, ज़िंदगी जो है वो ऐसी हो सकती है जैसे कि जंगल में कोई आदमी अंधेरे में जंगल में घूम रहा हो। यानी कि यहाँ पर ज़िंदगी बर्बादी का, जवानी में उतराव चढ़ाव जो है वो ज़िंदगी में आते रहते हैं। इसका जो संबंध है वो खाना नंबर 3 से ही देखा जाएगा। चलिए आगे अब हम चलते हैं खाना नंबर 4 के ऊपर। अब हम खाना नंबर 4 में आएंगे। खाना नंबर 4 में जो प्लैनेट हैं वो यहाँ पर हैं गुरु, रवि और चंद्रमा हैं। यहाँ पे सूर्य हैं, बृहस्पति है और चंद्रमा है। यहाँ के जो हालात हैं वो हैं कि गुरु, रवि और चंद्र टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर चौथे के उस टेवे में होते हों। अब यहाँ पर जो है ये 3 ग्रह दिए गए हैं, क्योंकि इस घर का जो कारक है, चौथे घर का मालिक जो है, राशि का मालिक कर्क है और कारक जो है यहाँ पे चंद्रमा है
और ये बृहस्पति भी जो है चौथे घर में कर्क राशि में कारक हो जाता है। इस घर में ये देखा जाता है कि पिता से क्या प्राप्त होगा, पिता से क्या प्राप्त होगा, पिता की स्थिति कैसी होगी, पिता के साथ संबंध कैसे होंगे। कुंडली का चौथा घर जो है माँ को भी दर्शाता है और कुंडली का चौथा घर पानी रखने की जगह को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। उसके बाद मन की शांति कैसी होगी, खुशी के संबंध का जो है मन में शांति होना, मन बिल्कुल जो है अच्छा रहना। अगर चौथे घर में बुरे ग्रह आ जाएं तो आदमी का मन जो है वो सूखे हुए फूल, मुरझाए हुए फूल के जैसा हो जाता है। तो चौथे घर से इसको भी लिया जाता है। चौथा घर जो है हमारा जो है ये जवानी के बाद गृहस्थ जीवन, जवानी में कहाँ कहाँ लाभदायक होंगे। जो हमारा लिक्विड कैश है, लिक्विड मनी जो है वो भी हमें चौथे घर से ही पता लगता है कि हमारी ज़िंदगी में लिक्विड धन का यहाँ पर क्या होगा। यह घर किस्मत के उस हिस्से को दर्शाता है जो इंसान पिछले जन्म से लेके आया है। 1 4 7, 1 4 7 और 10 ये जो हैं बंद मुट्ठी के खाने हैं। चौथे घर में जो शुभ ग्रह होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हम पिछले जन्म से अपनी बंद मुट्ठी में क्या लेकर आए हैं, यानी कैसा लिक्विड धन कैसा लेकर आए हैं। इस घर से व्यापार का जो चंद्रमा की चीज़ें होती हैं उनका भी पता लगता है। और ये घर जो है कुंडली में आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ पर, इसे आमदनी का दरिया कहा है। लिक्विड कैश, पैसा आमदनी का दरिया कैसा होगा इसके बारे में बताया जाता है। चौथे घर से बचपन के बारे में भी पता लगता है। अगर यहाँ पे पाप ग्रह हैं तो बचपन में क्या तकलीफ़ें आएँ उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। और इस घर में अगर पाप ग्रह बैठे हों, चंद्रमा कमज़ोर हो तो बचपन में सेहत जो है वो ख़राब भी रह सकती है। यदि यहाँ पर शुक्र, राहु और मंगल, केतु हो तो माता की सेहत जो है वो ख़राब रहती है। यहाँ पे ननिहाल के बारे में भी जो है चौथे घर के जो है यहाँ पर मंगल जो है वो लिक्विड कैश को भी बर्बाद करता है। ज़िंदगी में लिक्विड कैश कभी इकट्ठा नहीं होने देता जो है। और उसकी दूसरी बात है कि यहाँ पर जो मामा हैं, मामों के बारे में भी, उनके बारे में भी खाना नंबर 4 जो हमें यहाँ पर बताता है। खाना नंबर 4 का जो संबंध है हमारी छाती में, हमारी दिल से है। और अगर यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठे हों तो दिल की बीमारी का भी खतरा रहता है। महिलाओं की कुंडली में चौथा घर पेट के अंदरूनी हिस्से को दर्शाता है। अगर किसी महिला की कुंडली में चौथे घर में अशुभ ग्रह हों तो गर्भावस्था में बच्चा होने के समय जो है उस समय सेहत उसकी ख़राब हो जाती है। और सीधी सी बात कहें तो खाना नंबर 4 का जो ताल्लुक़ है वो हमारी माँ से है, दरिया से है। हमारे पिछले जन्म से हम अपनी बंद मुट्ठी में क्या पैसा, क्या धन रुपया लेकर आए हैं। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब जो हमारी बंद मुट्ठी आई थी पीछे से, जिसमें जो धन आया था वो हम धन पीछे से लेकर आए हैं। अगर ये खाना खाली है यानी कि हमारे पिछले जन्म की कोई कमाई हमारे पास नहीं है। हम जो है जो भी कमाना हमने इसी घर में कमाना है। अगर इस घर में पाप ग्रह बैठे हैं तो या मंगल बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है तो यहाँ पर लिक्विड कैश की भी कमी हो जाती है। ये घर जो है रात के समय पूर्ण जागृत हो जाता है क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। इसीलिए यहाँ पर जब भी शुक्र, मंगल, केतु जब बैठे हों यहाँ पर तो हमेशा बुरा ही फल देते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो शादी में, मंगल जो है यहाँ पर आपके लिक्विड कैश में देता है, केतु जो है यहाँ पर औलाद में बुरा फल देता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो बृहस्पति है, बृहस्पति के हाउस हम देखेंगे, बृहस्पति 2nd हाउस में है। और चंद्रमा जो है वो भी यहाँ पर उच्च है। चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो और यहाँ पर बृहस्पति हो। उसके बाद सूर्य जो है वो लगन में हो या सूर्य जो है वो 5म भाव में हो, यहाँ पर हो। यानी कि सूर्य, गुरु और चंद्रमा ये जब भी कुंडली में उच्च स्थिति में बैठे होंगे तो खाना नंबर जो है वो 4 का फल जो है वो अच्छा मिलेगा। यानी कि लिक्विड कैश आदमी के पास बढ़िया होगा, आदमी के मन में शांति होगी,
आदमी का जो हैसियत है वो बिल्कुल ही रहम दिल वाला होगा, उसके दिल में प्रेम होगा। गुरु रविचंद्र की युति भी लाल किताब में यही कहती है कि इंसान अगर दोनों अच्छी युति अच्छे ढंग से बैठे हुए हैं तो उसके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ज़िंदगी अच्छी है, ज़िंदगी जो है खुशी का दूसरा नाम है। तो चौथा घर जो है हमें यहाँ पर इसके बारे में बताता है। ये जो है ये हमारे जो नियम है ये बिल्कुल पिन पॉइंट नियम है, यहाँ पे जो है इसको आपने बिल्कुल नोट डाउन कर लेने हैं। ये कि गुरु रवि और चंद्र टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर चौथे के उस टेवे में होते हों। ये हमारे जो रूल हैं ये बिल्कुल पक्के रूल हैं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं खाना नंबर 5 के बारे में। खाना नंबर 5 में यहाँ पर पंडित जी जिक्र करते हैं इल्म ज्योतिष लाल किताब के हवाले से कि खाना नंबर 5 की खासियत के बारे में कि गुरु रवि और राहु केतु कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर 5वें के उस टेवे में होते हों। अब यहाँ पर जो 5वां घर है इसमें हम पिछली बार पढ़ आए थे कि 5वें घर में जो है यहाँ पर जो है ये 5वां घर हमने सूर्य का और हमने गुरु का पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और जो है देख रहे हैं वो है यहाँ पर राहु और केतु, यानी कि राहु केतु का यहाँ पर क्या ताल्लुक है। गुरु रवि तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर इसका राहु केतु का क्या ताल्लुक है। देखिए ऐसा है कि जो 5वां घर है, सबसे पहले 5वें घर की हम खासियत के बारे में पता करते हैं। जो 5वां घर है ये संतान का है, 5वां घर जो है औलाद का है। 5वें घर में बेटे की हालत क्या होगी या हमारा आने वाला कल क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरी औलाद जो है वो हमारे लिए क्या करेंगे, हमने औलाद के लिए क्या किया वो तो हमने खाना नंबर 1 से किया ही है। खाना नंबर 1 जो है हमारा अपना घर है, पक्का घर है, जो हमारी हिम्मत को हमारी हैसियत को दर्शाता है, जो अपनी मेहनत से हम कमाएंगे। हमारी औलाद क्या करेगी, निकम्मी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, वो हमें कमा के क्या देंगे और हमारा वो नाम हैसियत कैसा चमकाएंगे, इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारे खाना नंबर 5 से है। बेटी का इस घर से क्या प्राप्त होगा, बेटी का संबंध नहीं है। मकान के अंदर जहाँ से रोशनी आती है यानी कि जहाँ से हवा आती है, सीधी सीधी बात कहें तो खाना नंबर 5 जो है वो घर का दरवाज़ा भी है, मुख्य दरवाज़ा जो है जहाँ से हमारे घर में हवा आती है, जहाँ से रोशनी आती है। जब सुबह खोलते हैं हमें जहाँ से सूर्य देव के दर्शन होते हैं वो खाना नंबर 5 है। एक चीज़ और बता दूँ, खाना नंबर 1 जो है वो वहाँ पर सूर्य का घर है वो ज़रूर, लेकिन वो सूर्य की राशि नहीं, वो मंगल की राशि है। सूर्य जो है उसकी जो है राशि है वो सिंह राशि है। जब भी जहाँ भी आपके घर में दरवाज़ा खुल जाए, जहाँ से आपको सूर्यदेव के दर्शन सुबह सुबह दरवाज़ा खोलते साथ ही हो जाए, वही घर हमारा जो है खाना नंबर 5 है। वहाँ से हमें सूर्यदेव के दर्शन होते हैं। खाना नंबर 5 जो है ये सूर्य को भी, ये सूर्य की राशि है। यहाँ पर खाना नंबर 5 के साथ में मानसिक आदमी की मन की ईमानदारी की मात्रा, लोगों को प्रति दिल में कितना सम्मान है, कितनी इज्जत है, ये भी हमें खाना नंबर 5 बताता है। इंसान की किस्मत की चमक और कमाई का भी यहाँ पर संबंध है। कई बार कम मेहनत से आदमी ज़्यादा कमा जाता है, इसका भी खाना नंबर 5 से संबंध है। यानी कि खाना नंबर 1 जो था वो तो हमारी अपनी कमाई का था, अपनी मेहनत का था। खाना नंबर 5 जो है मुस्तकबिल का, भविष्य का है। भविष्य की भी कमाई जो हमारे साथ जुड़ जाती है उसे भी हम खाना नंबर 5 से ही हम देखेंगे। उसके बाद ये जो खाना नंबर 5 है यहाँ पर विद्या संबंधित चीज़ें, क्योंकि ये विद्या का घर भी है, यहाँ से विद्या संबंधित किताब कापी ग्रंथ सब इसी घर से हैं। यह विद्या के द्वारा और
और अपनी जो विद्या जो भी आपने हासिल किया उसके द्वारा आपने जो धन कमाया, जो आपने इज्जत कमाई है, उसका भी इसी घर से जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किस लिए, भविष्य के लिए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या जितनी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ आप कर रहे हैं वो खाना नंबर 5 का जो है वो विद्या के द्वारा धन उपार्जन के लिए कर रहे हैं। जब भी आप स्टूडेंट का कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर खाना नंबर 5 को आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि संतान की कमाई हुई धन या आपकी अपनी विद्या से कमाई हुई धन आपको कैसा मिलेगा उसका भी ताल्लुक जो है वो खाना नंबर 5 से है। यहाँ पर अगर अशुभ ग्रह हों तो आदमी बुरी चीज़ों के तरफ, जैसे यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो आदमी शनि के कामों में, शनि की चीज़ों की पढ़ाई की है, जैसे कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है तो वो इन चीज़ों से पैसा बढ़िया कमा लेता है। अगर राहु है यहाँ पर तो सट्टे बाज़ार से जो उससे भी पैसा खींच लेता है, गंदे कामों से पैसे कमा लेता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा है या मंगल है या गुरु है तो अच्छे कामों से यहाँ पर पैसा कमा लेता है। इस घर का जो ताल्लुक है वो क्या है कि जो आपकी इल्म है, विद्या के द्वारा धन उपार्जन जो किया आपने, उसका ताल्लुक जो है वो खाना नंबर 5 से है। और उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया सूर्य और बृहस्पति का। उसके बाद यहाँ पर जो रोल आ जाता है वो राहु केतु का आ जाता है। औलाद का जो घर है, जो औलाद हमारी होती है, औलाद हमारी केतु होती है। दरअसल क्या है कि जो नर औलाद है, आपको हम एक, जब भी कुंडली में केतु बढ़िया होगा तो बेटा, वर्षफल में जब राहु बढ़िया होगा तो बेटी होगी। बेटी को बहुत से लोग बुध से देखते हैं पर ऐसा नहीं है। जो केतु है ये यहाँ पर बेटा देगा, राहु जब उच्च होगा तो वर्षफल में यहाँ पर बेटी देगी। राहु केतु जो है ये दोनों मिलकर जो है शुक्र भी बनते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर जो है शुक्र भी बनते हैं। शुक्र जो है वो हमारा जीवन साथी भी है। और शुक्र यहाँ पर गुरु और जो रवि हैं, ये औलाद का घर हमने बात किया था। जब भी औलाद में प्रॉब्लम आती है तो औलाद में प्रॉब्लम आती है राहु और केतु की वजह से। जब भी राहु या केतु खराब हो तो लड़का नहीं होता। जब राहु खराब हो जाए तो यहाँ पर औलाद के, जब भी राहु 5वें घर में आ जाए तो औलाद पर प्रभाव डाल देता है। यानी कि जो औलाद के कारक हैं यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र होते हैं, लेकिन शुक्र के अंदर में भी यहाँ पर राहु केतु हैं। केतु जो है वो हमारा लिंग है। केतु जो है, केतु जो है वो पुरुष के लिंग में आता है। और जो राहु है ये हाँ स्त्रियों के, लेडीज़ के इसमें आएगा। लेडीज़ के जो औरत के जननांग हैं ये राहु में आते हैं। इसीलिए जब भी नर औलाद की दिक्कत होती है पुरुष के लिए, वहाँ पर जो उपाय किए जाते हैं केतु के किए जाते हैं, औरत के लिए राहु के किए जाते हैं। यहाँ पर औरत के और पुरुष के दोनों के उपाय जो हैं, जब भी औलाद की दिक्कत आई है तो पुरुष को बोला गया है कि वो अपने जननांग को दही से धोए। दही से धोए, दही से धोने से केतु के दूर होंगे, क्योंकि दही जो है वो शुक्र है। और यहाँ पर जब राहु की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे पंडित जी ने दूध का इस्तेमाल भी बोला है। मैं अपनी निजी रिसर्च के आधार पे बताऊंगा, जब भी औलाद की दिक्कत आती है तो सबसे पहले स्थान को साफ़ करने के लिए यहाँ पर जो है केतु के लिए, यानी कि जो इंसान है उससे जो है दही से, और अगर औरत है तो उस दूध से जननांग को साफ करना। ये दूध जो है ये राहु के दोष को दूर करेगा, दही जो है वो शुक्र के दोष को, केतु के दोष को दूर करेगा। तो राहु केतु जो है ये दोनों आपकी कुंडली में जो है औलाद के कारक भी हैं। ये औलाद में जब भी कोई रुकावट देते हैं इनकी वजह से आती है। जब भी कुंडली में आपके बृहस्पति, राहु, गुरु और केतु ये खराब होंगे तो यहाँ पर औलाद की प्रॉब्लम होगी। औलाद की प्रॉब्लम होगी।
अब इसका उपाय पंडित जी ने देखिए कितना बेहतर दिया है। पंडित जी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अपना जो है वो जननांग को जो है दही से साफ़ करना, या औरत है तो वो दूध से साफ़ करे। उसके बाद पंडित जी यहाँ पर जो उपाय देते हैं वो उपाय पंडित जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। बेऔलादी के वक्त जो है चंद्र, यहाँ पर मैं खाना नंबर 5 का हवाला नहीं दूंगा, मैं खाना नंबर जो है 11 का हवाला दूंगा। यहाँ पर जो औलाद की दिक्कत के समय पंडित जी जो कहते हैं वो कहते हैं कि दूध में सोना बुझाकर पिएं। दूध में सोना, दूध में जो है दूध में सोना जो है यहाँ पर पंडित जी ने चंद्र और बृहस्पति की मदद ली है, और चंद्र बृहस्पति मिलकर दोनों ही मून प्लस गुरु, ये दोनों की मदद यहाँ पर पंडित जी ने इसके लिए यहाँ पर ली है। सूर्य जो होता है वो इंसान खुद होता है। आप जब भी अपनी कुंडली में देखना चाहेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, अगर आप सूर्य जो है वो कुंडली वाला खुद होता है कुंडली में, इसलिए यहाँ पे रवि ने तो इसको उपयोग करना है, क्योंकि मुर्दा तो करेगा नहीं। जिसके अंदर जो सूर्य है ये आत्मा का कारक, हमारी रूह है, हमारे प्राण हैं, तो जो सूर्य है ये यहाँ पर आत्म कारक है। यहाँ पर जो मदद ली पंडित जी ने राहु केतु के साथ ही, यहाँ पर पंडित जी ने बृहस्पति को क्या चीज़ से हेल्प दी, पंडित जी ने यहाँ पे चंद्रमा से हेल्प दिया बृहस्पति को। और दूध में सोना बुझाकर पिए, और अपने जो है जननांग को धोएं। यहाँ पर जो है औरत जो है वो दूध से धोए, और जो पुरुष हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं आपके जो है दही से धोएं। इसके साथ ही ये राहु केतु के उपाय, साथ ही यहाँ पर ये दोनों उपाय यहाँ पर ये करवाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर शनि की भी मदद ली जाती है। तो सीधी सी बात है, जो राहु केतु का रोल है वो खाना नंबर 5 में यही होता है कि जब भी फर्ज कर लिए किसी लड़की का राहु खराब है, अगर किसी लड़की का राहु खराब है वो पढ़ाई में 0 है, आपको 0 देगी। अगर किसी लड़के का केतु खराब है तो आवारागर्दी में पड़ जाएगा, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में 0 होगा। अगर राहु खराब लड़की का है तो वो लड़की भी पढ़ाई में जो है अपना मन नहीं लगाएगी, उल्टे कामों में घूमेगी। तो यहाँ पर जो है ये दोनों प्लेनेट का इस तरह से खाना नंबर 5 में इसका एक योगदान है। इस तरह से आप यहाँ पर ये जो नियम है यहाँ पर खाना नंबर 5 के, कि गुरु रवि और राहु केतु कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर 5वें के उस टेबे में होते हों। ये बिल्कुल ही पक्के नियम है, इस नियम को आपने फॉलो करना है, इसको आपने नोट डाउन करना है। ये प्रैक्टिकल कुंडली देखने समय में खास करके जब आप किसी भी स्पेसिफिक हाउस को देखते हैं तो उस हाउस को देखने के समय ये नियम जो हैं आपके काम आते हैं वहाँ पर ये, और ये पक्के नियम हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं खाना नंबर 6 के बारे में। हमने यहाँ पर खाना नंबर 5 के बारे में बात की है, तो जो खाना नंबर 5 है ये हमारा इष्ट है, पूरब है। मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, जैसे ये भी हमारा पूरब था, ये हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद ये हमारा जो है वो नॉर्थ है, और इसके बाद ये साउथ है। ये जो हमारा है मिड पॉइंट है, केंद्र जो है हमारा वो है। ये हमारा यहाँ पर जो है, इसके साथ ही हम आगे आगे चलते जाएंगे, उसके साथ ही हम जो हाउस है उस हिसाब से हम आगे गिनाते जाएंगे इसके साथ साथ ही। तो चलिए हम आगे जो है अब चलते हैं खाना नंबर 6 के बारे में। छठे घर में पंडित जी यहाँ पर फरमान करते हैं कि बुध केतु और शुक्र टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर 6वें के इस टेवे में होते हों। छठा घर जो है ये पताल कहा गया है। यहाँ पर राहु उच्च है, केतु नीच है, ये बुध का अपना घर है, और शुक्र यहाँ पर नीच हो जाता है। छठे घर का जो
लेन देन है दूसरे घर से जो हमने देखी थी कि 1 नंबर की कमाई जो कि बिल्कुल नेकी से कमाई गई हो, वो खाना नंबर 2 से है। और खाना नंबर 6 से जो है वो झूठ बोलकर पैसा कमाया है, जिसमें किसी भी प्रकार से आपने बेईमानी की है। देखिए जो दूसरा घर है ये यहाँ पे बृहस्पति का था। जब बृहस्पति यहाँ पर शुक्र के साथ मिल गया तो उसने ईमानदारी दी। जब यहाँ पर मिल गया तो उसने क्या दिया हमें? ईमानदारी। ईमानदारी से पैसा कमाया हमने। जब यहाँ पर ये छठे घर में आ जाएगा तो यहाँ में शुक्र के साथ बुध है। बुध जो है व्यापार भी है, बनिया भी है। आप सभी समझते हैं कि व्यापार जो है वो बिना झूठ के नहीं होता, कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि धन जो है वो भी बिना झूठ बोले अर्जित नहीं होता। संतों की वाणी है कि बिन पापाएं होवे ना ही मोया साथ न जाई। धन जो है वो बिना पाप के इकट्ठा नहीं होता और मरने के बाद साथ नहीं जाता। लेकिन फिर भी जीते जी धन की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी को पड़ती, वो आपको भी हमको भी है। छठा घर जो है ये व्यापार से है, ये साहूकारी का है। ये यहाँ पर जो है साहूकारी का है। उसके बाद छठे घर का जो ताल्लुक है वो तहखाने से भी है। मकान के अंदर जो तहखाने बनाए जाते थे, जो तिजोरियाँ बनाई जाती हैं, उसका भी खाना नंबर 6 से संबंध है। खाना नंबर 6 में हजम की ताकत है। अगर खाना नंबर 6 में अच्छे ग्रह बैठे हों, इंसान में हजम करने की ताकत भी होती है। और ये अंदर की जो है अकल, इंसान की जो अकल है, दूर अंदेशी है, उसका भी जो हिसाब किताब है वो खाना नंबर 6 से ही लगाया जाता है। क्योंकि ये घर एक ऐसा घर है, ये घर बुध का ऐसा घर है जिसमें बुध बिल्कुल भी मंदा नहीं है, बुध बिल्कुल प्योर है। यानी कि इंसान में कितनी अकल है, कितना दूर अंदेशी है, उसके अंदर में ये खाना नंबर 6 से आदमी का पता लग जाता है। उसके बाद खाना नंबर जो 6 है, इस घर में जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे मामा की तरफ से नानके, खाना नंबर 4 भी जो है वो माँ से मामके का जुड़ जाता है। खाना नंबर जो 8 जो 6 है ये हमारे मामा के घर के बारे में भी बताता है यहाँ पर। और इस घर को खाना नंबर जो 2 है ये साधुओं का धर्म स्थान है। और खाना नंबर 6 जो है इसे गृहस्थियों का धर्म स्थान भी माना जाता है। जो घर है, घर भी एक प्रकार का मंदिर है। मंदिर 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हमारा घर भी मंदिर है, घर जो है वो गृहस्थियों का मंदिर है। खाना नंबर 2 जो है वो साधुओं का मंदिर है। वहाँ पर अगर खाना नंबर 6 में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो आदमी गृहस्थ में भी होकर साधु के नियम को अपनाता है। अगर इंसान की कुंडली में बुध, शुक्र और केतु, यहाँ पर बुध, केतु और शुक्र ये कुंडली में अच्छे में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, ऐसा इंसान अपने गृहस्थ धर्म को पूरा का पूरा निभाएगा, अच्छी तरह से निभाएगा। अगर ये प्लेनेट यहाँ पर अच्छे हैं। अगर बुध, शुक्र, केतु अगर अच्छे नहीं बैठे हुए तो आदमी गृहस्थी के जो धर्म है, देखिए गृहस्थी खाना नंबर 6 के 7 की है, लेकिन जो उसका गृहस्थी का जो धर्म है, उसके जो असूल हैं वो खाना नंबर 6 से देखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दिखाता। और लड़के और लड़की की ससुराल, अपनी ससुराल जो थी वो खाना नंबर हमने 2 से देख ली। यहाँ से जो हमारे बच्चों के ससुराल होंगे, देखिए ये खाना नंबर 1 था हमारा, इसका हमारा ससुराल जो था वो यहाँ से दिख गया। और हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे का ससुराल जो है वो यहाँ से दिखेगा। तो खाना नंबर 6 जो है वो लड़के लड़की के ससुराल के बारे में भी बताते हैं। अगर यहाँ पर इसीलिए पंडित जी ने खाना नंबर 6 में बुध बैठा हो तो पंडित जी ने खास ताकीद की है कि उत्तर की तरफ अपनी बेटी की शादी नहीं करना। अगर इस घर में शुभ ग्रह बैठे हों, इस घर के कारक जो हैं बुध, केतु, शुक्र अच्छे हों, या इस घर में कोई इनके एनेमी प्लैनेट ना बैठे हों, तो इससे जो है कि जो नाने का घर होता है, मामे का घर होता है, वो अच्छा होता है, बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा। शरीर में कमर की या पट्ठों की प्रॉब्लम, शरीर में जो कमर होते हैं, ये जो हमारी जांघों का जगह है, जो पट्ठे होते हैं, इसमें ताकत की जो है वो भी संख्या कमर के बारे में और इसके बारे में खाना नंबर 6 से भी देखा जाता है। खाना नंबर 6 से किडनियों के बारे में भी
जो प्रॉब्लम है वो खाना नंबर 6 से देखा जाता है, क्योंकि ये जो घर है ये भोजन को हजम करने की शक्ति रखता है। इस खाना नंबर 6 से ये भी देखा जाता है। ढलती जवानी के बारे में, खाना नंबर 6 से जो ढलती जवानी है, जो बुढ़ापे से शुरू होने का जो पहला अरसा होता है, उसका भी यहाँ से पता लगता है। इस घर में सूर्य, मंगल और बृहस्पति, शनि राशि फल के होते हैं। बुध और केतु जो होते हैं ग्रह फल के होते हैं। सीधी सी बात है, जो ग्रह फल के ग्रह हैं बुध केतु शुक्र हैं, जो बुध केतु हैं और शुक्र हैं, अगर ये कुंडली में अच्छे होंगे तो खाना नंबर 6 का फल अच्छा होगा। लड़के लड़की की ससुराल अच्छी होगी और हजम करने की ताकत अच्छी होगी, उस इंसान की अक्ल भी अच्छी होगी। देखिए दांत जो है ना वो बुध के माने गए हैं। मैं आपको दांत जो हैं वो हमारे बुध के माने गए हैं, लेकिन जो दाढ़ होती है ना, दाढ़ जो आदमी को करीबन किसी के 25-26 लेके 30-35 साल की उम्र में निकलती, जो दाढ़ होती है ना, अक्ल की दाढ़, ये होती है शुक्र की। जब शुक्र अक्ल की दाढ़ आ गई ना, जो इंसान की अक्ल होती है ना, अक्ल जो होती है वो शुक्र की होती है। तो वैसे अक्ल है बुध की, लेकिन बुध क्या है, बुध अक्ल की नकल है। बुध जो है वो अक्ल नहीं है, बुध अक्ल की नकल माना गया है। तो अक्ल किसकी है, अक्ल जो है वो शुक्र की है। जो दुनियादारी है इसकी अक्ल है, और ये जो अक्ल की जो दाढ़ निकलती है ये शुक्र की होती है। जब इंसान की दाढ़ निकल आए ना तो दुनिया में कहते हैं कि भाई अब इसे अक्ल आ गई है, दुनियादारी की समझ आ गई है। अक्ल की दाढ़ जो है वो कभी बचपन में नहीं निकलती, अक्ल की दाढ़ जो है जवानी में जाके निकलती है। तो कहते हैं भैया अभी आदमी को अक्ल आ गई है, दुनियादारी समझ आ रही है, यानी कि दाढ़ निकलनी शुरू हो गई है। इसे कुछ लोग दाढ़ भी कहते हैं, कुछ लोग इसे जाड़ भी कहते हैं। पंजाबी में दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बुध जो है वो नकल है, जो असल जो है वो शुक्र है। देखिए ऐसा है कि ज़िंदगी में लड़की जो है वो बुध है, लड़की जो बुध है, ये बुध की जो ज़िंदगी है लड़की की, ये कंप्लीट नहीं है जब तक वो शुक्र नहीं बन जाती। बुध क्या है, बुध तो हिजड़ा भी होता है। बुध जो है वो तो हिजड़ा भी होता है। लड़की बुध है, हिजड़ा भी बुध है, लेकिन हिजड़ा जो है वो कभी शुक्र नहीं बन पाता। हिजड़ा कभी मां नहीं बन सकता, वो कभी जीवन साथी की जगह नहीं ले सकता। कुछ लोग विकृत मानसिकता की वजह से हिजड़ों से भी शादी कर लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जब लड़की जो है वो शुक्र बनती है तो यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाती है। उसके जो कहते हैं औरत जो है जब शादीशुदा हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है। कहते हैं बुध अच्छा तो शुक्र अच्छा, शुक्र अच्छा तो चंद्रमा अच्छा। ये भी हमारे लाल किताब ज्योतिष के असूल हैं कि बुध, उसके बाद जो है बुध अच्छा तो चंद्र अच्छा, ओके, और उसके बाद जो है शुक्र अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि जो एक अच्छी बेटी है जिसको अच्छे संस्कार मिले हैं, वही अपने ससुराल घर में अच्छी माँ भी बन सकती है, अपने बच्चों को भी, बेटियों को भी अच्छी अक्ल दे सकती है। जो लड़की अपनी जवानी में ही, अपने शुरुआती दौर में जब वो बुध थी, जब उसी समय उसके जो हैं आदतें ख़राब हैं, उसकी आदतें अच्छी नहीं है। अगर कोई लड़की ख़राब निकल जाए ना तो सबसे पहले उसकी माँ पर ही दोष आता है। तो यहाँ पर अगर वो लड़की ही अच्छी नहीं है तो वो माँ भी अच्छी नहीं बनेगी, और जो अच्छी माँ नहीं है वो अच्छी पत्नी भी नहीं है। पत्नी जो है वो सिर्फ जवानी की बात नहीं है, पत्नी जो है बुढ़ापे तक साथ देती है। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया, उसने कहा कि बहुत अच्छी बात मुझे उसने कही। उसने ये कहा कि आखिरले उम्र में आदमी को पहले मर जाना चाहिए, औरत को बाद में मरना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यही बताया गया है कि पत्नी का पहले जाना अच्छा होता है और पति का बाद में जाना अच्छा होता है। लेकिन उसने मुझे, बुजुर्ग ने बहुत पते की बात बताई। उसने बताया कि जो औरत होती है, जीवन साथी है या पति पत्नी दोनों में से कोई भी है, दोनों शुक्र ही हैं, ये सबसे आखिरी उम्र में काम आते हैं।
उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बोला बुढ़ापे में शरीर जो होता है वो लूज हो जाता है, शरीर के अंग जो होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, लैट्रिन पेशाब भी आदमी का कपड़े में ही निकल जाता है। ऐसी हालत में अपनी बहू के सामने, बेटे के सामने आदमी को नंगा होना पड़े, बहुत ही शर्म की बात होती है। आदमी बहुत शर्म फील करता है। कोई भी आदमी अपने जीवन साथी के सामने अगर टट्टी पेशाब हो गया, अगर उसका नंगापन ज़ाहिर हुआ, तो जीवन साथी के साथ ये चीज़ें हैं, उसके साथ कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अपनी बहू, बेटी के सामने, बेटे के सामने आदमी को नंगा होना पड़े ना, तो आदमी की जो है उसी समय आदमी शर्म से डूब जाता है। तो उसने मुझे ये ज्ञान दिया अपने जीवन का। मैं अक्सर बूढ़े लोगों के पास बैठकर उनसे पूछता हूँ कि आपने अपने ज़िंदगी में क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा है, उसका मुझे ज्ञान दें। तो उन्होंने मुझे ये बुढ़ापे का ज्ञान दिया कि पत्नी जो है वो बाद में जाए, पति जो है वो पहले चला जाए तो अच्छा है, क्योंकि पत्नी है, जो पत्नी है उसको तो जो है बहू भी संभाल लेगी। उसका अगर नंगापन बहू के सामने ज़ाहिर हो जाए तो कोई बात नहीं है, बेटी के सामने ज़ाहिर हो जाए तो कोई बात नहीं है, उसमें शर्म की बात नहीं है। लेकिन आदमी अगर बुढ़ापे में टट्टी पेशाब निकल जाता है, उसकी शरीर शिथिल हो जाते हैं, बीमार हो जाता है, ऐसे में उसका नंगापन अपने बहू बेटी के सामने, बहू के सामने, बेटे के सामने, बेटी के सामने में ज़ाहिर होता है, तो बहुत ही शर्म आती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है शुक्र जो है वो अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है, जीवन साथी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो है वो व्यापार है। केतु जो है यहाँ पर अच्छा होगा तो दुनियादारी से लेन देन कैसा होगा, लेना देना जो है वो यहाँ पर अच्छा होना जरूरी है। शुक्र अच्छा होना जरूरी है। तो इन तीनों चीज़ों का जो हमारा संबंध है वो खाना नंबर 6 से है। जब भी ये तीनों अच्छे होंगे तो खाना नंबर 6 के भी फल हमें अच्छे मिलेंगे, हमें बीमारियाँ भी नहीं आएंगी। इस घर का, इस बुध केतु शुक्र का आप जो नोट डाउन कर लें। जो हमने अभी आपको संबंध गिनाए हैं उन चीज़ों के बारे में भी हमने पहले बता दिया कि आदमी गृहस्थी कैसी निभाएगा, कितनी लॉयल्टी रखेगा अपनी पत्नी के प्रति, कितनी जिम्मेदारियां रखेगा। जो घर का जो मंदिर है, जो शुक्र का मंदिर है, दूसरा घर बृहस्पति का मंदिर है, छठा घर जो है यहाँ पर ये बुध का भी मंदिर हो जाता है, क्योंकि छठे घर में बुध उच्च है। तो आदमी के घर गृहस्थी का जो मंदिर है, ये इस मंदिर को वो कितनी जिम्मेवारी से, कितनी वफादारी से निभाएगा, पैसा जो है व्यापार कितनी चालाकी से कमाएगा, इन सभी का संबंध, जो उसकी हाजमा कैसा होगा, ये भी यहीं से देखा जाता है। पेट की संबंधी बीमारियां भी यहीं से देखी जाती हैं। तो इसके लिए बुध शुक्र केतु जो है ये अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं भी हों तो इसको आप वर्षफल में जब भी प्रॉब्लम आती है खाना नंबर 6 के रिलेटेड से, जैसे कि फर्ज करें खाना नंबर 6 में मैंने गृहस्थी की जिम्मेवारी बताई है ना, तो अगर जिम्मेवारियों में, लॉयल्टी में, वफादारी में कमी आ जाती है तो यहाँ पे वर्षफल में सबसे पहले आपने बुध देखना है, केतु देखना और शुक्र देखना है। इसको देखकर ही आपने उपाय करवाने हैं, इसी से यहाँ के उपाय करवाए जाएंगे। अब हम चलते हैं खाना नंबर 6 के जो असूल थे वो यही थे कि बुध केतु और शुक्र टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर 6वें के इस टेवे में होते हों। अब आगे हम चलते हैं खाना नंबर 7 की तरफ। जैसा हमने खाना नंबर 6 में बात किया था ना, बुध शुक्र और केतु जब भी इंसान की कुंडली में खराब होते हैं ना, जिस लड़के के या लड़की के ये तीनों ग्रह खराब होंगे, वो अक्सर जो है अपने मतलब पति के प्रति उतने जिम्मेवारियां नहीं निभा पाती, या उसे पत्नी उतना प्रेम ही नहीं करता, पति की कहीं ना कहीं प्रेम में कमी आती है। खाना नंबर 6 जो है ये गुप्त प्रेम है। खाना नंबर 2 अगर 7 जो है वो जाहर प्रेम है, तो खाना नंबर 6 जो है ये गुप्त है। खाना नंबर 6, 8 जो दो, खाना नंबर 6 पताल भी है। खाना नंबर 6, 8 एक ऐसे घर हैं जो गुप्त हाउस, गुप्त घरों की श्रेणी में आते हैं। तो खाना नंबर 6 जो है वो गुप्त प्रेम भी है, यानी अंदर का जो प्रेम है पति पत्नी का, वो खाना नंबर 6 से यानी कि शुक्र बुध केतु से जाहिर होगा। आगे हम जो आप आगाते हैं वो आते हैं खाना नंबर 7 की तरफ, कि शुक्र बुध उस टेवे में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों,
फल वैसे ही घर सातवें के उस टेवे में होते हों। अब यहाँ पर ये जो घर है, ये घर हमारी जो है ये सातवां घर है। पक्की जो हमारी राशि है वो तुला राशि है। हमने पहले बता दिया है कि आपने वैदिक कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हमारी कुंडली है लाल किताब की स्टैटिस्टिक है, हमारी मेष लगन से कुंडली शुरू होती है। राशियां कहीं बैठी और राशियों को हमने छोड़ देना, हमने सिर्फ हाउस और प्लेनेट को पकड़ लेना है। तो अब जो सातवां घर है, इसको लाल किताब ज्योतिष में दुनिया का दुनियावी मैदान भी कहा गया है। इसका मतलब है कि जीवन का वह क्षेत्र, वह काम और वह जायदाद के बारे में बताता है। सातवां घर विशेष तौर पर पत्नी का कारक भी है। बुध शुक्र जो है ये दोनों इस घर में जो है कारक माने गए हैं। बुध के इस घर में कारक होने के कारण बेटी का, पोती का, बहन का संबंध भी इस घर से जुड़ जाता है। छठे से के साथ ये 6 और 7 जो हैं ये दोनों तकरीबन समझे कि आज जैसे कि हमने 1, 2 की बात की थी, उसी तरह से खाना नंबर 6 और 7 जो हैं ये दोनों आसपास हैं, क्योंकि दोनों घर के जो कारक हैं वो बिल्कुल सेम है। इस घर में सिर्फ जो है यहाँ पर केतु नहीं होता, लेकिन शुक्र बुध 6 में भी थे, शुक्र बुध 7वें घर में भी हैं। तो यहाँ पर जो है ये 7वें घर में जो फल जो वहाँ के हैं, इस घर में छठे घर से जो हमने देखा था कि कमाई का, बिजनेस का, व्यापार का, 7वां घर जो है वो फालतू धन है, जो कमाने के बाद जो धन बच जाता है हमारे पास, जो हमारे पास पैसा, जो हमारी मनी सेविंग होती है। खाना नंबर 4 से हमारे पास लिक्विड कैश आता है, ठीक है। खाना नंबर 2 से हम जो है धन उपार्जन का है, यहाँ से हमारे पास लिक्विड कैश आता है। और ये जो है लिक्विड कैश में जो उसमें जो अर्जन होती है, जो उससे पैसा आपके पास बच जाता है, वो खाना नंबर 7 में जाकर जमा होता है। ध्यान देना, खाना नंबर जो 11 है, खाना नंबर जो है ये कमाई का है। यहाँ पर पैसा का इकट्ठा होना नहीं होना इससे कोई मतलब नहीं है, धन आने का है और ये धन जाने का। जैसा हम पीछे बात कराएंगे, खाना नंबर 3 नंबर जो है वो नुकसान का है। लेन देन में जो नुकसान होते हैं, उतराव चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, वो खाना नंबर 3 से आएंगे। और चोरी भी खाना नंबर 3 से ही देखी जाती है। जैसा कि हमारी एक बहन है, उसके शायद बेटे की साइकिल चोरी हो गई थी, तो उन्होंने भी कहा कि आपने सर जी अभी तो 2 ही ग्रह सुने हैं और आपने बोला कि इस बेटे के कुछ चोरी तो नहीं हुई है। तो वहाँ पर जो है सूर्य आ गया था तीसरे घर में, बाकी भी ग्रह प्लैनेट थे। वहाँ पर उस लड़के की, बच्चे की साइकिल चोरी हो गई थी वहाँ पर बच्चे की। तो यहाँ पर जो 7वां घर है ये हमारा अगर अच्छा है, अगर हमारी कुंडली में बुध शुक्र जो है अच्छे घर में बैठे हुए हैं और खाना नंबर 4 में जो है ये भी अच्छा है, तो लिक्विड कैश जो हमारे पास आता है वो बचत के तौर में खाना नंबर 7 में इकट्ठा हो जाता है। फालतू धन जो बचाए हुए हैं और जो बुज़ुर्गों के द्वारा जो बिना कमाए जो बुज़ुर्गों ने हमें धन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बुज़ुर्गों का घर है ना, वो है हमारा खाना नंबर 9, राइट। ये जो है ये खाना नंबर 9 जो है ये बुज़ुर्गों का घर है। जो हमें बुज़ुर्गों के द्वारा, जो हम पैदा होने से पहले ही जो हमें यहाँ पर ये लाभ देंगे ना, तो ये देखिए 9, 10, 11, 12, 9 से हम 1 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो है यहाँ पर ये 9वें घर का ये लाभ स्थान भी जो है 7वां घर बन जाता है। यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमें क्या देकर आ जाएंगे। जो हमारे जन्म से पहले जो हमारे दादे थे, बाप की बात नहीं कर रहा मैं, दादे की बात कर रहा हूँ। दादा हमारे लिए क्या दे के जाएगा, हमें क्या छोड़ के जाएगा, इसका भी जो हालात है वो खाना नंबर 7 से पता लगता है। और खाना नंबर 7 जो है पत्नी का भी है। अगर इस घर में शुक्र और बुध हैं, अगर बुध या शुक्र पीड़ित हो कुंडली में, तो चमड़ी का भी दोष हो जाता है। अगर बुध या यहाँ पर हैं, इस घर में, ये घर स्त्री के जो है स्त्री का है। और जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर स्त्री के जननांग में जो है वो यहाँ पर जो स्त्री के ब्रेस्ट हैं वो भी खाना नंबर 7 से गिने जाएंगे। यहाँ पर ब्रेस्ट होंगे। अगर किसी प्रकार की
यहाँ पर प्लैनेट बुरे बैठे हुए हैं तो वर्षफल में आ जाएं तो ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ये जो 7वां छठा घर है ये भी ब्रेस्ट को ही कहता है, लेकिन ये ब्रेस्ट का जो है अगला भाग है। ये 7वां घर है ये पूरा स्त्री का पूरा ब्रेस्ट है, ये जो है ये अगला भाग है। और जहाँ से बच्चा दूध पीता है, दूध पीने का जो घर है वो खाना नंबर 4 है। देखिए, जब ज्योतिष की चर्चा करते हैं यहाँ पर इस चर्चा को आप किसी बैड वे में मत लेना। यहाँ पर जैसा कि मैंने सीधी सी बात कही थी, केतु जो है वो पुरुष का लिंग है और जो राहु है वो स्त्री की योनि है। तो यहाँ पर जो है जब ज्योतिष में लेते हैं हमारे शरीर के अंग भी लिए जाते हैं, इसे हमने सिर्फ एक एजुकेशनल वे में ही लेना है यहाँ पर। तो स्त्री के जो हैं जब भी ब्रेस्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे यहाँ केतु खाना नंबर 4 में आ गया तो बच्चों को दूध पिलाने के समय में जो है वो भी समस्याएं आ सकती हैं, या बच्चे को दूध हजम नहीं भी हो सकता है। तो जब भी ये खाना नंबर 4, 6 और 7 जो हैं, खाना नंबर 7 से जो है ब्रेस्ट की शुरुआत होती है और उसके बाद ये जो है ब्रेस्ट का अगला भाग होता है और ये जहाँ से बच्चा दूध पीता है, दूध निकलने का स्थान खाना नंबर 4 है। तो ये स्त्री के अंगों में ब्रेस्ट का भी अंग जो है वो खाना नंबर 7 से ही देखा जाता है। ये जो है हाउस जो है यहाँ पर ये हमारा दक्षिण और पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम जो है कुंडली में ये जम कोण भी माना गया है, यानी कि यहाँ पर यम का कोण माना गया। इस कोने में जो है इंसान का जो बेड होता है, मालिक का बेड भी माना जाता है। तो खाना नंबर 7 जो है ये यहाँ पर हमें अपने ज़िंदगी के हालात के बारे में बताता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हमारी गृहस्थी कैसी होगी, हमारे पास जो फालतू का पैसा है वो नगद कितना आएगा, नगदनामा कितना आएगा। और यहाँ पर जो बुध था, हमने यहाँ पर बात की थी ना छठे घर में, मैं पॉइंटर को लाऊंगा, यहाँ पर मैंने अकल की बात की थी। ये जो अकल थी यहाँ पर शुक्र बैठा है, तो पंडित जी ने कहा है कि तू अगर बेअकल भी होगा तो दुनिया से पैसा कमाएगा, तेरी अकल काम नहीं आएगी। लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, परमात्मा की तरफ से तुम्हें खुद ब खुद अकल मिल जाएगी। लेकिन ये जो अकल है ये हमारी दुनिया के लिए है, व्यापार के लिए है। लेकिन खाना नंबर जो 7 है इसकी अकल जो है हमें दुनिया के अंदर है। जो अंदर की अकल होती है ना, आदमी अपने घर परिवार में वो कैसी अकल का खसलत का मालक है, उस अकल का हिसाब किताब जो है, यानी गृहस्थी में कैसी अकल रखेगा, दुनियादारी के साथ कैसे, अंदरूनी अकल का जो है उसका जो हिसाब किताब है वो खाना नंबर 7 से हम देखेंगे। खाना नंबर 7 में जो है ये ज़मीन से भी है, जहाँ पर खेती व्यापार किए जाते हैं उसके हालात देखे जाते हैं। खेती की जो ज़मीन है ये हमारी जो होती है शुक्र की होती है। खेती की जो ज़मीन है ये शुक्र की होगी और जो घर की ज़मीन होगी ये हमारी चंद्र की होगी। तो यहाँ पे खेती का मतलब लेना है जो क्योंकि पहले लोग हमारे कृषि हमारा प्रधान देश है, 70% लोग जो हमारे यहाँ पर खेती करते हैं। तो खेती के द्वारा जो लाभ है ज़मीन के द्वारा, ज़मीन खरीद फरोख्त के बारे में भी यहाँ से किया जा सकता है। और जो चंद्र है ये खाना नंबर 4 है यहाँ पर, तो ये जो है घरों की स्थिति के बारे में यहाँ से बताता है। जो घर की ज़मीन है ये हमारी चंद्र की है, जो खेती की ज़मीन है उपजाऊ ज़मीन वो शुक्र की होती है। इस घर में शनि जो है राशि फल में उच्च का फल देता है और सूर्य यहाँ पर नीच का फल देता है। इस घर में मैं पहले वैसे से बता आया हूँ लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। इस घर में जो है प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है, यहाँ पे बुध शुक्र तो आपने पढ़ लिया, इसके साथ ही यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो राशि फल के भी माने गए हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो है बृहस्पति और सूर्य और राहु, ये जो तीनों के तीनों हैं, इनकी जो है सिर्फ जो बुध जो है वो बुध की जो सूर्य के साथ दोस्ती होती है, लेकिन सूर्य यहाँ क्या करता है, शुक्र को मरवा देता है। बुध जो है, बुध पता क्या है, बुध एक छलिया है। बुध जो है वो कहते हैं किसी बर्तन का ढक्कन नहीं है। इसीलिए बेटियां जो हैं बहुत लोग केयर करके रखते हैं बेटियों को, बच्चियों को, क्योंकि बेटियां जो हैं वो बहक जाती हैं।
तो यहाँ पर जो है ये जो बुध है, ये बुध जो है ये थाली का बैगन है। ये जब भी सूर्य यहाँ पे आएगा सूर्य की तरफ हो जाएगा और यहाँ पर ये शुक्र को मरवा देगा, यानी घर गृहस्थी को खराब कर देगा यहाँ पर ये। तो बृहस्पति जो है ये भी यहाँ पर शुक्र का दुश्मन है और राहु जो है वो भी शुक्र का दुश्मन है। ये तीनों घर जब इस घर में आए तो घर गृहस्थी के मंदी हालात के बारे में हमें पता लगता है, अगर बद हालात के हों तो इसके लिए यहाँ पर इसके उपाय भी जो हैं वो दिए गए हैं लाल किताब ज्योतिष में। लेकिन फिर भी सातवें घर के अच्छे होने के लिए हमारा जो बुध है और शुक्र है ये अच्छा होना ज़रूरी है। घर गृहस्थी के लिए फालतू धन जो हमारे पास जो इनकम जो बच जाती है, जो हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है, उसके लिए बुध शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा है कि शुक्र बुध उस टीवी में जैसे कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर सातवें के उस टीवी में होते हों। ये नियम जो है ये पक्के नियम है, वो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जितने नियम, इस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आधे लाल किताब ज्योतिष तो आज ही आपने सीख ली है। ठीक है, आज का जो समय है शायद मेरा एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से वीडियो जो है वो बड़ी हो जाती है। लोग तो एक दिन के वर्कशॉप में ही लाल किताब सारी सिखा डालते हैं, लेकिन मुझे आज इतने दिन होने के बावजूद भी हम बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से स्पीड रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीडियो अधिक लंबी हो जाती है। आज भी तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो चुका है आसपास। तो आज हमने जो है खाना नंबर 7 तक की बात की थी हमने, तो यहीं पर हम इस वीडियो को जो है हम ख़त्म करेंगे। हम जो आगे का जो मैटर है वो खाना नंबर 8 है। खाना नंबर जो है बाकी जितने भी हैं उसके बारे में जो है हम कल सुबह जो है मैं इसकी क्लास जो है 8 से लेकर 12 तक का जो है उसके बारे में हम सुबह 10 बजे बात करेंगे, 8 से लेकर 12 तक का। मैं चाहता था कि आज ही मैं इसको ख़त्म करूं, पर मेरी एनर्जी भी जो है वो थोड़ी जवाब दे रही है, क्योंकि लगातार 1-1.5 घंटे तक बोलना कहीं ना कहीं थका देता है आपको, और बोलते के समय हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम किस घर के बारे में बोल रहे हैं। वो चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ती हैं, समझनी भी पड़ती हैं, इसीलिए ऐसी बातें हो जाती हैं। तो आज जो ये जो हमने नियम आपको जो बताए थे, इस नियम के बारे में आपने 1 से लेकर 7 तक के नियम आज हमने बताए हैं। तो इस नियम के बारे में आपने जो है इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है, और ये कुंडली में हर जगह पर अप्लाई होते हैं। ये पक्के नियम है, पक्के रूल हैं। अगर इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो समझिए कि आधी लाल किताब ज्योतिष आपने आज ही सीख लिया। आप प्रेडिक्शन तो दे सकते हैं, आप उपाय नहीं, प्रेडिक्शन ज़रूर दे सकते हैं। इसी के आधार पर आप ये लाल किताब के जो है एक तरह की, जैसे मैंने जो पिछले नियम भावफल राशिफल के अलावा ये भी जो है लाल किताब की चाबी है। इसके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से लाल किताब ज्योतिष के अनुसार प्रेडिक्शन दी जा सकती है। ये सभी घरों के ये कारक भाव भी हैं और उस घर की बातों को भी बताते हैं, जैसा आपने वीडियो में सुना है। अगर किसी के कोई कन्फ्यूजन हो आज की वीडियो के बारे में तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन इनपुट करें। मैं करीब 5-10 मिनट और मैं आपकी जो है वेट करूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यहाँ पर लिखें। टुमारो क्लास जो है मैं सुबह लूँगा, हो सकता है आपको भी ले लूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि कल शनिवार का दिन है, शाम के समय में मुझे आदत है, शनिवार का दिन है, गुरुद्वारे जाने की आदत होती है मुझे, और कई बार शनिवार का जो है वो शायद शुक्रवार है कल, ठीक है,
तो कल शुक्रवार चाहे तो हम रात को भी ले सकते हैं या हम सुबह भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। कृष्ण के जी वीडियो तो ऑफलाइन भी पड़ी होती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हमें कोई आपको रिकॉर्डिंग देनी है। और आज की शायद जो रिकॉर्डिंग थी वो शायद मेरे पास ये पहले का माइक पड़ा है एक अच्छा सा, इस माइक की वजह से शायद आपको आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी। ठीक है जी, तो ठीक है निशा दीदी, ये आपका ही आशीर्वाद है। अष्ट्रो निशा गुप्ता जी मेरी बड़ी बहन की जैसी हैं, दीदी हैं, और 2 बहनें हैं, दीदी पुष्पा रानी हैं और दीदी निशा जी हैं। इनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है। इन बहनों के आशीर्वाद से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी के अंदर उसी परमात्मा की ज्योत है और उस परमात्मा की खुदाई मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। पारुल जी, सर आई नो वन चार्ट, सन जुपिटर इन 7th हाउस एंड वीनस एंड मरकरी इन 8th हाउस, नो प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। देखिए यहाँ पर एक आपने जो शुक्र और बुध हैं ये 8वें घर में जाकर बैठ गए हैं, और सूर्य बृहस्पति जो हैं, हालांकि ये देखा जाए तो पूरी तरह से एनेमी प्लेनेट हैं। यहाँ पर जो हमने इस चीज़ की जो भाव के हिसाब से जो हमने बात कही है ये बिल्कुल 99% अप्लाइड हैं। लेकिन बुध और शुक्र जो हैं वो दोनों साथ मिल गए 8वें घर में, सूरज गुरु मिल गए 7वें घर में। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि उनके जो जी, और मैं पहले जो पहला क्वेश्चन मैं उसे क्लियर करता हूँ। हर प्लेनेट के जो हैं नेक और बद 2 हालात हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को भी यहाँ पर आपने कंसीडर करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर बात की है कि बुध और क्या कहते हैं, मैं चलो आप एक मैं सीट ले लेता हूँ, रुकिए, मैं यहाँ पर एक सीट ले लेता हूँ। कोई बात नहीं, जहाँ पर इतना टाइम हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर इतना टाइम हुआ वहाँ पे थोड़ा सा और हम 10 मिनट कर लेते हैं डिस्कशन। चलिए मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर आपने बात की है कि उनके जो है बृहस्पति और सूर्य, जुपिटर एंड सन। उसके बाद आपने यहाँ पर बात किया कि बुध है, और उसके बाद यहाँ पर बुध के साथ मरकरी का आपने जिक्र किया। आपने ये लिखा कि बुध शुक्र 8वें घर में है और सूर्य बृहस्पति जो है वह 7वें घर में है। इसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। देखिए ये जो सूर्य बृहस्पति हैं, आप यहाँ पर 2 प्लैनेट बैठे हैं, इससे आप यहाँ पर जो हमने आपको मनसूई का जो हमने आपको दिया था, देखिए ये गोल मोल करने वाली बात नहीं है, लाल किताब ज्योतिष के सिद्धांत हैं। यहाँ पर सूर्य बृहस्पति मिलकर जो है यहाँ पर चंद्रमा का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बुध शुक्र और जो बुध हैं ये दोनों मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे सूर्य होंगे। सूर्य 8वें घर में हो तो भी वो बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देता है। चंद्रमा यहाँ पर 7वें घर में कंसीडर किया जाएगा, जिसमें ज़िंदगी में जो है वो यहाँ पर अच्छे जो है हालात यहाँ पर उसके कोई भी ज़िंदगी में मैरिड प्रॉब्लम नहीं आने देगा। साथ में चंद्रमा यहाँ पर था, उसके साथ यहाँ पे सूर्य जो था वो 8वें घर से चमक उठा, तो ज़िंदगी में मैरिड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो मैंने मनसूई पार्ट दिए हैं उस मनसूई चीज़ को आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और मैं कोई सवाल लेता हूँ यहाँ पर। एक थे हमारे
सरदार अमरपाल सिंह जी, ये कहते हैं कि सूर्य का खाना नंबर 4 से क्या संबंध है। देखिए, सूर्य जो है वो खाना नंबर 4 में, मैं आपको अब क्लियर करता हूँ। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा जो है वो दिल है। ओके। और जो हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा दिल है, आत्मा हमारी जो है सूर्य है। एक बार मैं ऐसे बताता हूँ, एक बार हमारे साथ जो है एक बार हम किसी ज्योतिष सम्मेलन में बैठे थे, तो हमारे साथ ऐसे ही एक वो हो गया, लोग दरअसल मुझे ना वो कर रहे थे, क्या कहते हैं उसे, बुलिंग करना जिसे कहते हैं ना, कि ये लाल किताब करने वाले तो पागल होते हैं, ये तो ऐसे ही मतलब कुछ भी बकते रहते हैं, इनकी तो राशियों का नहीं पता लगता, ये नहीं लगता। मैं बहुत देर तक मैं सुनता रहा। मैं तो मैंने भी जो है मूड में आ गया, गुस्से के मूड में नहीं, मैं क्रोधित जो है वो बहुत कोई अरसा था मेरी उम्र का, पर मैं उसके करीब 5-6 सालों से 2011 के बाद मैंने अपने स्वभाव में बहुत सा परिवर्तन कर लिया मैंने। तो मैंने उससे एक ही चीज़ पूछ लिया कि ये जो कुंडली है, मुझे इस कुंडली में ये बताएं कि इंसान कहाँ बैठा हुआ है। बोले कि ये कुंडली है किसी जातक की है, फर्ज करो ये कुंडली जो है वो कृष्ण के जी की है, या अमरपाल सिंह की है, या हमारी दीदी निशा गुप्ता की है कुंडली है। अब हमें ये बताओ कि इस कुंडली में निशा दीदी कहाँ बैठी हुई हैं, या इस कुंडली में कृष्ण के कहाँ बैठे, अमरपाल सिंह कहाँ बैठे हैं, या हमारी मेगा बहन कहाँ बैठी हैं। तो वहाँ पर जो था वो जातक को खोजने में कहते हैं ये तो हमें नहीं पता, ये कुंडली इसकी है। बोला ये फलाने में फलाने कुंडली नहीं, मुझे ये बताओ ये कुंडली वाला इसमें कहाँ बैठा है। अगर बृहस्पति दादा है, सूर्य पिता है, चंद्रमा माँ है, बुध बहन है, शुक्र पत्नी है, राहु जो है वो ससुराल है, केतु मामा का घर है, तो आखिर कुंडली वाला कहाँ है इसमें। तो वहाँ पर लोगों के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं इसका जवाब जो है वैदिक वे में ही दान देना चाहूँगा, भारतीय ज्योतिष के। देखिए वैदिक ज्योतिष क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। वैदिक ज्योतिष किसी ज्योतिष विद्या का नाम नहीं है। जितनी भी ज्योतिष विद्या भारत में पैदा हुई, दरअसल जितने हम जिसे हम वैदिक कहते हैं ना, वो पराशरी है, वो पराशर ज्योतिष है या जैमिनी ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष क्या है कि जिसमें भी राहु केतु के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। वैसे लाल किताब भी एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में पैदा हुई है, भारत में इसकी संरचना के सिद्धांत चाहे कहीं बाहर से भी लिए वो अलग बात है। तो वैदिक ज्योतिष जो है वो सभी भारतीय ज्योतिष के एक जो समूह है, उस समूह का नाम है वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष किसी खास पद्धति का नाम नहीं है। जिस पद्धति को वैदिक ज्योतिष का नाम दिया जाता है वो दरअसल में पराशर ज्योतिष है, उसे कहते हैं पराशर होरा शास्त्र है या भृगु संहिता है। इन चीज़ों को ये सभी ज्योतिष की शाखाएं हैं, जैसे पराशरी है, जैमिनी है, नाड़ी है, केपी है, ऐसे बहुत सारी जो हैं वो शाखाएं हैं। इन शाखाओं के समूह के नाम को ही वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में भी कोई बंगाली है, पंजाबी है, बिहारी है, मद्रासी है, गुजराती है, यूपी का है, बिहार का है, तमिलनाडु का है, लेकिन हम सभी मिलकर हम भारतीय कहलाते हैं। उसी तरह भारत में जितनी भी ज्योतिष विद्या यहाँ पर संरचना हुई है उनका जो एक समूह वैदिक ज्योतिष कहलाता है। तो हमने सीधा सा सवाल किया कि हमें आत्मा का कारक हमें किसे मानना चाहिए। तो कहने लगे आत्मा का जो कारक है वो हमारा सूर्य है। तो मैं कहा जहाँ पे सूर्य है वहीं पर तो जातक बैठा हुआ है। तो कुंडली में जो सूर्य होता है वो जातक होता है। अगर सूर्य के साथ जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, तो उसमें क्या है कि उसकी जो इंसान की जो आत्मा है, आत्मा में मैल जरूर आ जाया करेगी वहाँ पर, ठीक है। अगर वो चाहे कितना भी धर्मात्मा हो, बाहर से दिखने का दावा करे, अगर सूर्य राहु है तो उसकी आत्मा में कहीं ना कहीं गंदेपन का निवास जरूर होगा। अगर शुक्र आकर बैठ गया तो कहीं ना कहीं काम वासना जो है वो अधिकता या उस तरफ से जो आत्मा जो रूह है उस तरफ उसकी खिंचने की प्रॉब्लम होगी। अगर शनि के साथ आकर बैठ गया तो यहाँ पर बाप बेटे में जो है वो लड़ाई झगड़े की नौबत जो है, बाप बेटे का सलाह न मिलना, क्योंकि सूर्य जो है वो खुद है और यहाँ पर जो है बेटा होगा, बाप बेटे में आपस में ना बनेगी।
तो इस तरह से जो है वो सूर्य जो है वो हमारा आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो हमारा दिल का कारक है, और दिल में ही आप सभी जानते हैं कि हम दिल में ही आत्मा का निवास मानते हैं। आत्मा क्या है? एक प्राण है, हवा है, वायु है, एक एनर्जी है जो हमारे दिल में धड़कती है और हमारे पूरे शरीर को संचालित करती है। जब आदमी का हाथ पैर कट जाए, किडनी फेल हो जाए, लीवर फेल हो जाए, तो भी आदमी कुछ घंटे जीवित रहता है। हार्ट अटैक आने के बाद आदमी की उसी टाइम जब दिल ने काम करना बंद कर दिया तो सूर्य से भी हमारा रिश्ता जो है वो टूट जाता है। चौथे घर में सूर्य का बहुत अहम रोल है। लिक्विड कैश है, लेकिन उसे कमाएगा कौन? हिम्मत से, लगन से, आदमी मेहनत से। तो यहाँ पर सूर्य का भी रोल जो है वो चौथे घर में लिया गया है। ये हमने खुद अपनी मनमर्जी से नहीं लिया, ये पंडित जी ने लिया। इस चीज़ को भी आप समझें आप यहाँ पर। तो धन्यवाद, आप सभी ने मुझे टाइम दिया। आज का जो सेशन है 8वें में मंगल शुक्र है यहाँ पर। तो ज़िंदगी में शादीशुदा के लिए अब शुक्र मंगल यहाँ पर बैठे हैं, तो साथ में हम बुध को भी देख लेंगे, बुध कैसे हालात में है। अगर बुध अच्छा है तो यहाँ पे मंगल शुक्र के भी हालात अच्छे होंगे। अगर बुध अच्छा नहीं है तो यहाँ पे इसके हालात भी यहाँ पे बुरे हो सकते हैं। इसके लिए टेबल को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। हमने सबसे पहले बोला, हमने अकेले अकेले ग्रहों का फलादेश नहीं करना। हमने जब भी कोई कुंडली मेरे पास आती है, हमारे पास, हम पूरी कुंडली को देखते हैं और ये जो नियम है, इस नियम को हम आप अप्लाई करके उसका हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ज़िंदगी के हालात को समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी का, और मेरी परमात्मा से यही दुआ है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।